नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि निकाय चुनावों में भाजपा की बुरी हार, 5 से 6 जिला अध्यक्षों की हो सकती है छुट्टी, जिसके बाद भाजपा को लगा बड़ा झटका। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शरद पवार का बड़ा बयान, 30 दिसंबर को कोई रास्ता निकला तो ठीक, नहीं तो हमें बैठना होगा धरने पर, जिसके बाद किसान आंदोलन हो गया है और मजबूत। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब के किसान के साथ अब बिहार के किसानों ने भी सिंधु बॉर्डर पर किया प्रदर्शन और कहा कि मोदी और नीतीश ने कर दिया तबाह। दोस्तों, सीधा सीधा किसान ये कह रहे हैं कि मोदी और नीतीश ने तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, सिर्फ पंजाब के नहीं बल्कि अब बिहार के किसान भी सीमा पर बैठ गए हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। निकाय चुनावों में बीजेपी की बुरी हार, 5 से 6 जिलाध्यक्षों की हो सकती है छुट्टी। जी हां दोस्तों, प्रदेश के 50 स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम के बाद अब बीजेपी आत्ममंथन के दौर में आ गई है। पंचायती राज चुनावों में तो बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए भी अपनी कामयाबी का परचम लहराया था, लेकिन निकाय चुनाव में तो लगभग आधा दर्जन जिलों से उसका पूरी तरह से सफाया हो गया है। अब पार्टी हारने वाले जिलों से जमीनी हकीकत की रिपोर्ट मंगवा रही है। इस हार में गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी अब उसकी तह में जाने की कोशिश कर रही है। संकेतों की हकीकत सामने आने पर इन गतिविधियों में शामिल रहने वाले पदाधिकारियों पर गाज गिर सकती है। बताया जा रहा है कि करीब 5 जिलाध्यक्षों समेत इनके जिला प्रभारियों और संभाग प्रभारियों की भी छुट्टी हो सकती है। बूथ जीता चुनाव जीता का नारा देने वाली बीजेपी पिछले दिनों 12 जिलों के 50 निकाय में हुए चुनावों के परिणामों में औंधे मुंह गिरी है। इन चुनाव परिणामों ने पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। पूर्वी राजस्थान के लगभग 32 निकायों में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इनमें दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और बारां में पार्टी को जबरदस्त शिकस्त मिली है। इन जिलों के परिणाम पार्टी के लिए किसी शौक से कम नहीं है। प्रदेश नेतृत्व ने इन जिलों की जमीनी हकीकत क्या है, इसकी सीक्रेट रिपोर्ट मंगवाई है। इस पड़ताल में देखा जाएगा कि धरातल में कहां पार्टी कमजोर रही, हार के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं। उन पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। इस पड़ताल में गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं की तलाश की जा रही है। इन 5 जिलों के अध्यक्ष पार्टी के निशाने पर हैं। इन जिलों के जिलाध्यक्षों गाज गिर सकती है। वहीं लापरवाह रहे जिला और संभाग प्रभारियों को भी बदले जाने के संकेत मिल रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार बोले, 30 दिसंबर को कोई रास्ता निकला तो ठीक, नहीं तो हमें बैठना होगा। जी हां दोस्तों, बीते 32 दिन से किसान दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। टिकरी, गाजीपुर और दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पर भी किसान जमा हैं। दिल्ली में किसानों के आने के बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि अभी तक कोई नतीजा निकलता बातचीत से नहीं निकला है। इसी बीच एनसीपी चीफ शरद पवार की ओर से इस आंदोलन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पवार ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार को इस पूरे आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए, बातचीत और उससे हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए, वरना यह देश के लिए ठीक नहीं होगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। एनसीपी चीफ ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार को इस पूरे आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए, बातचीत और उससे हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए। मैंने सुना है कि वहां करीब 5 किसान अब तक सुसाइड कर चुके हैं। अगर इस तरह के हालात बन रहते हैं तो यह देश के लिए सही नहीं होगा। शरद पवार ने कहा कि 30 दिसंबर को सरकार और किसानों की मीटिंग में क्या होता है वह हम देखेंगे। कोई रास्ता निकला तो खुशी होगी, नहीं निकला तो हमें बैठना होगा और सोचना होगा। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार की तरफ से बातचीत की पहल कई बार हुई है। शरद पवार इससे पहले भी किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमला बोल चुके हैं। शरद पवार ने कहा कि अगर किसान आंदोलन का जल्द से जल्द समाधान नहीं निकला गया तो ये आंदोलन देशव्यापी हो सकता है। देश भर के किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ जुड़ेंगे, जिससे सरकार को ही परेशानी होगी। उधर केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को 25 किसान संगठनों ने इस कानूनों पर अपना समर्थन सरकार को दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर किया प्रदर्शन, कहा मोदी और नीतीश ने कर दिया तबाह। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के विरोध में कई दिनों से सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में बिहार के किसान भी पहुंचे। बिहार के सैकड़ों किसानों ने एकता मार्च निकाला। किसानों ने कहा कि इस आंदोलन में एक एक व्यक्ति शामिल है। किसानों के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं है। मोदी और नीतीश ने किसानों को किया तबाह। बिहार के किसान नेताओं ने कहा कि मोदी और नीतीश ने पहले ही बिहार के किसानों को तबाह कर दिया है। इनके काले कानून ने किसानों को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया है। इस नए काले कानून के आने से पूरी तरह से बिहार में किसानी ठप हो जाएगी। किसान नेताओं ने कहा कि आजादी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरीके से तरक्की का मुद्दा बनाकर देश को गुलाम कर दिया था, ठीक उसी प्रकार नरेंद्र मोदी ने झूठ बोल करके अडानी और अंबानी को देश बेचना चाहते हैं।
देश को जब जब जरूरत पड़ा है बिहार ने कदम से कदम मिलाकर देश हित में संघर्ष किया है। इस किसान आंदोलन में भी बिहार पूरी मजबूती के साथ किसानों के साथ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएमसी बैंक घोटाले में पत्नी को ईडी के नोटिस पर बोले संजय राउत, मेरी फाइल में भी 121 भाजपा नेताओं के नाम। जी हां दोस्तों, शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने पत्नी वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मिले नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताया है। सोमवार को संजय राउत ने कहा कि ये नोटिस कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। ईडी ने कुछ कागजात मांगे थे और हमने उन्हें समय पर जमा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी एक घरेलू महिला है, ना उनका राजनीति से कुछ लेना देना है और ना ही किसी सरकार से। उनको निशाना बनाना एक कायराना हरकत है। ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश है जिसमें भाजपा कामयाब नहीं होगी। राउत ने यह भी कहा कि उनके पास भी भाजपा के 121 नेताओं की लिस्ट है। भाजपा में ऐसे सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। राउत ने कहा ये सब राजनीति से प्रेरित है। 10 साल पुराना एक केस ईडी ने निकाला है। हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है। उसने अपने दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया था। इसमें ईडी और भाजपा को क्या तकलीफ है? मेरे पास 1 साल से बीजेपी के परिवार से कुछ लोग आ रहे हैं। वो बार बार मुझे ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार हम किसी भी हालत में गिराने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास केंद्र की सत्ता है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। संजय राउत ने कहा पिछले 1 साल में शरद पवार, एकनाथ खड़से और प्रताप सरनाइक लगातार केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं। अब मेरे परिवार को टारगेट किया गया है। हम देख रहे हैं कि वो सभी लोग जिनकी महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की सरकार बनवाने में भूमिका रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। संजय राउत की पत्नी को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये समन उन्हें पीएमसी बैंक घोटाला मामले में पूछताछ के लिए भेजा गया है। ईडी की ओर से कहा गया है कि इसके पहले 2 समन उनको भेजे जा चुके हैं, लेकिन वर्षा राउत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ईडी के समक्ष पेश नहीं हुई। इसके पहले शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक के घर पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने छापेमारी की थी। सरनाइक और उनके परिवार से मनी लॉन्ड्रिंग मामले पूछताछ की जा चुकी है। ईडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को भी नोटिस भेज चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अंबानी अडानी के बाद अब रामदेव के उत्पादों का भी करेंगे बायकॉट। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा अध्यक्ष का ऐलान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अंबानी अडानी के बाद अब पतंजलि के उत्पादों का भी बहिष्कार करेंगे। भाकियू की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि पतंजलि के उत्पादों का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने पतंजलि के उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। हालांकि बहिष्कार के मामले में किसी से भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। इससे पहले हरियाणा में भाकियू नेता ने टोल प्लाजा को फ्री कर दिया था। रोहतक में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के नेताओं का भी बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता प्रदेश में जहां भी यात्रा करेंगे उनका बहिष्कार किया जाएगा। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, बहिष्कार और विरोध का यह सिलसिला जारी रहेगा। मंगलवार को किसानों की सरकार से एक बार फिर बातचीत होनी है। किसानों का कहना है कि हमारी आगे की रणनीति सरकार के साथ इसी बातचीत पर टिकी रहेगी। भाकियू के गुरनाम सिंह ने बाबा रामदेव पर हमला बोलते हुए कहा कि आज की तारीख में रामदेव स्वदेशी का नारा देकर खुद बड़े कॉर्पोरेट हो गए हैं। भारत सरकार ने जिस तरह से रामदेव और पतंजलि को टैक्स के मामले में छूट दी, इससे वे देश के अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत स्तर पर भी उसी नेता का समर्थन किया जाए जो कि किसानों के साथ हो। गुरनाम सिंह ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर किसानों के बीच फूट डालने का काम कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का भी विरोध किया। गुरनाम सिंह ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो किसान 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। अन्ना हजारे की केंद्र सरकार को 2 टूक, किसानों की मांगे नहीं हुई पूरी तो अपने अंतिम विरोध पर बैठेंगे। जी हां दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि अगर अगले साल जनवरी के आखिर तक केंद्र सरकार किसानों से संबंधित मुद्दों पर उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे और कहा यह हड़ताल उनका अंतिम विरोध होगा। रविवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अपने रालेगांव सिद्धि गांव में पत्रकारों से बात करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि पिछले 3 सालों से खेती करने वालों के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने मुद्दों को हल करने के लिए कुछ नहीं किया है। 83 साल के अन्ना हजारे ने कहा सरकार सिर्फ खाली वादे दे रही है, जिसके कारण मुझे सरकार में कोई भरोसा नहीं बचा है। आइए देखते हैं केंद्र मेरी मांगों पर क्या कार्रवाई करती है। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है, इसलिए मैंने उन्हें जनवरी अंत तक का समय दिया है। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं अपनी भूख हड़ताल फिर से शुरू करूंगा। यह मेरा आखिरी विरोध होगा।
14 दिसंबर को हजारे ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भूख हड़ताल की चेतावनी के लिए एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था यदि MS स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने और कृषि लागत और मूल्य आयोग को स्वायत्तता प्रदान करने जैसी उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा और महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े ने हाल ही में हजारे से मुलाकात कर उन्हें केंद्र द्वारा पेश किए गए 3 कृषि कानूनों की जानकारी दी थी। बता दें कि कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में भी अन्ना हजारे ने 8 दिसंबर को उपवास रखा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की आवाज सुने और तीनों कानूनों को वापस ले सरकार। प्रियंका, जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के आंदोलन की पृष्ठभूमि में सोमवार को केंद्र सरकार एवं भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को अन्नदाताओं की आवाज सुननी चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रियंका ने संवाददाताओं से कहा, सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। यह कहना एकदम गलत है। यह आंदोलन राजनीतिक साजिश है। जिस तरह के शब्द ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाप है। किसान का बेटा सीमा पर खड़ा है। किसान देश का अन्नदाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है। किसानों से बातचीत करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और कानूनों को वापस लेना चाहिए। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने रविवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए एक भाषण का पुराना वीडियो साझा किया और आरोप लगाया कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर वह राजनीति कर रहे हैं। 1 मिनट और 7 सेकंड के इस वीडियो में राहुल गांधी किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए उन्हें उत्पादों को सीधे कारखानों में बेचने की आवश्यकता की पैरवी करते दिख रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला, सरकारी स्कूल के मुद्दे पर दी चुनौती। जी हां दोस्तों, सरकारी स्कूलों के मुद्दे पर दिल्ली और यूपी की सरकारों के बीच छिड़ा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। अब दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर दिल्ली आकर स्कूल देखने की चुनौती दी है। कहा है कि भले ही यूपी में सरकारी स्कूलों को देखने और फोटो खींचने पर रोक लगाई गई है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। आप जिस स्कूल को चाहे देख सकते हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने अमर उजाला की उस खबर को ट्वीट किया है जिसमें आप विधायक ने यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को चुनौती दी थी। आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने 25 दिसंबर को पत्रकार वार्ता करने के बाद सिद्धार्थनगर शहर के प्राथमिक स्कूल बेलसड़ का निरीक्षण किया था। इसके बाद विधायक ने कहा था कि यूपी के मंत्रियों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आप मनीष सिसोदिया को चुनौती दी थी, जिसे स्वीकार कर वह लखनऊ पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सरकारी स्कूल का निरीक्षण नहीं करने दिया। उन्होंने प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री और सिद्धार्थनगर से विधायक सतीश द्विवेदी को चुनौती भी दी थी। इस बीच जिले के BSA राजेंद्र सिंह की ओर से किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा सरकारी स्कूलों के निरीक्षण और फोटो खींचने पर रोक लगाने की खबरें चर्चा में आ गई। इस मुद्दे पर दिल्ली के CM ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि दिल्ली में इस तरह की रोक नहीं लगाई गई है, यहाँ कोई भी स्कूलों को देख सकता है। साथ ही केजरीवाल ने अमर उजाला की खबर को भी ट्वीट किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, कट रही जियो के टावर्स की बिजली, 24 घंटे में 150 टावर प्रभावित, बोले अन्नदाता, हम तो सिर्फ कंपनी कर रहे विरोध। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच कुछ लोग बार बार रिलायंस जियो मोबाइल टावरों की बिजली काट रहे हैं। कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसके खिलाफ अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के कुछ किसान समूहों ने रविवार को टावरों की बिजली सी काट दी। सूत्रों ने कहा कि बिजली कनेक्शन काटे जाने से पिछले 24 घंटे में 150 से अधिक मोबाइल टावर प्रभावित हुए हैं। विरोध प्रदर्शन शुरू होने से अब तक 1338 से अधिक मोबाइल टावरों की बिजली काटी गई है। ताज़ा मामला बठिंडा के तलवंडी साबो इलाके का है। फाजिल्का में भी यही काम कई सीमावर्ती गांवों में किया गया। कुछ क्षेत्रों में संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मनसा के मूसा गांव में टावर से जुड़े एक पोल को फेंक दिया गया, जबकि एक केबल बॉक्स भी जला हुआ पाया गया। सूत्रों ने कहा कि केबल की मरम्मत कर रहे कंपनी के कुछ कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने धक्का मुक्की भी की है। BKU के उपाध्यक्ष शिंगारा सिंह मान ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हमने किसी को ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि हम अपने सदस्यों को यह बताने वाले पहले संगठन थे कि उन्हें विरोध में टावरों को या उनके बिजली कनेक्शन को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम तो सिर्फ दूर संचार कंपनी का कर रहे विरोध और हमारा ध्यान सिर्फ उनका बहिष्कार करने पर है। शिंगारा सिंह ने कहा, ये किसी की शरारत है। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो वह खुद से ऐसा कर रहा है क्योंकि वह कॉर्पोरेट से नाराज होगा। BKU संगठन का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष और अखिलेश भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के समन्वयक डॉक्टर धर्मपाल ने कहा, हमने पंजाब हरियाणा के गाँव में सभी से अपील की, हमारा ध्यान केवल बहिष्कार करना है और कुछ नहीं है। AIKSCC के कार्य समिति सदस्य जगमोहन सिंह ने कहा,
संयुक्त किसान मोर्चा और 32 किसान यूनियनों ने ऐसी कार्रवाइयों से बचने के लिए किसानों को 2 बार अपील जारी की है। हमारा विरोध अब तक शांतिपूर्ण रहा है और आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से चलने दिया जाए। हमारे यूनियनों ने स्पष्ट रूप से अपने सदस्यों से कहा है कि वे सिर्फ जियो कनेक्शन का बहिष्कार करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस स्थापना दिवस पर निकालेगी तिरंगा यात्रा, किसान आंदोलन में हिस्सा लेंगे नेता। जी हां दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज सोमवार को अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। कोरोना वायरस महामारी की वजह कांग्रेस अपना स्थापना दिवस का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर नहीं करेगी। आज के दिन कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं, सांसदों, विधायकों और प्रदेश मुख्यालयों को सूचित किया है उन्हें अपने अपने स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालनी है। इसके अलावा आज के दिन कांग्रेस के कुछ नेता किसान आंदोलन में भी अपनी सहभागिता दिखाएंगे और वहां भी हिस्सा लेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने पार्टी राज्य इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे तिरंगा यात्रा का आयोजन करें और युवाओं के साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया अभियान सेल्फी विद तिरंगा चलाएं। इन निर्देशों के साथ कांग्रेस हाईकमान ने कहा है कि इन सभी कार्यक्रम के आयोजनों में कोविड-19 के नियमों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। तिरंगा यात्रा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ ही लोग करें। इसके अलावा पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय में जमा होंगे और पार्टी संगठन को मजबूत और एकजुट रखने की शपथ लेंगे। कांग्रेस ने इस मौके पर ट्वीट किया, तिरंगे की छांव तले आजादी की लड़ाई भी जीती गई थी और किसानों की लड़ाई भी जीती जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ अब तक 2 दल छोड़ चुके हैं भाजपा का साथ। 6 साल के शासन में इन 19 पार्टियों का मोहभंग। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन शुरू हुए महीना भर गुजर गया है, लेकिन केंद्र में सत्ताधारी भाजपा की सरकार इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाई है। यूं तो यह आंदोलन तभी से शुरू हो चुका था जब से केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि अध्यादेशों की जगह पर पिछले मानसून सत्र में संसद से 3 कृषि विधेयक पास करवाए थे। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर खासकर पंजाब के किसान नवंबर के आखिरी दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इस किसान आंदोलन का मोदी सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में अभी कोई भी दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि इसके चलते बीजेपी को अपने 2 सहयोगी दलों से हाथ धोने पड़ गए हैं। लेकिन अगर बात मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल की करें तो अब तक बीजेपी का साथ छोड़कर जाने वाले दलों की संख्या 19 तक पहुंच चुकी है और सिर्फ 1 साल के अंदर ही उनकी गिनती 6 तक पहुंच गई है। जब कृषि विधेयक संसद ने पास किया तो जून में इसी पर लाए गए अध्यादेश पर चुप रहे भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। पार्टी से एकमात्र मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार से अलग हो गई। इस मुद्दे पर बीजेपी के सहयोगियों में दूसरा विकेट गिरा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, जिसने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में एनडीए से अलग होने की घोषणा की है। पार्टी के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद बेनीवाल हालांकि पहले से ही भाजपा से दूरी बनाने का संदेश दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने औपचारिक तौर पर गठबंधन तोड़ दिया है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी पर मोदी शाह की जोड़ी की पकड़ मजबूत हुई है, तब से बीजेपी से दूर होने वाली सहयोगियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के किसान आंदोलन की आंच पहुंची आजमगढ़, किसानों ने घेरा टोल प्लाजा, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में पूर्वांचल में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आजमगढ़ के किसानों ने भी रविवार को अतरौलिया के लोहरा स्थित टोल प्लाजा का घेराव किया। साकेत महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फूलचंद यादव के नेतृत्व में हुए घेराव के दौरान किसानों की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। टोल जाम करने की कोशिश में 2 बार पुलिस और किसान आमने सामने हुए। इसके बाद वहीं पर सभा पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। फूलचंद यादव के नेतृत्व में 2 दिन पहले ही टोल प्लाजा पर जाम करने की चेतावनी दी गई थी। इसे लेकर रविवार सुबह से ही यहां पर पुलिस के साथ ही पीएससी के जवानों की तैनाती कर दी गई थी। सुबह 11 बजे किसानों का कारवान लोहरा स्थित टोल प्लाजा पर पहुंचा। किसानों को पुलिस और पीएससी के जवानों ने जाम करने से रोक दिया। 2 बार किसानों ने जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान किसानों ने ट्रॉली का मंच बनाकर सड़क के किनारे ही अपनी सभा शुरू कर दी। केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानूनों के विरोध में आवाज बुलंद की। मौके पर आजमगढ़ के साथ ही अंबेडकर नगर जनपद की पुलिस के साथ पीएससी बल भी मौजूद रहा। उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर दिनेश चंद्र मिश्रा, सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया दिनेश कुमार यादव नजर रखे हुए थे। किसानों नेताओं से बात कर कोई भी अप्रिय स्थिति न उत्पन्न होने देने की अपील कर रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा लोकतंत्र की बुनियाद पर न करे चोट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गांवों में प्रधानी का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन प्रदेश में अगले पंचायती चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने बिना नए चुनाव कराए ग्राम पंचायतें भंग कर दी हैं।
बड़े बड़े चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनप्रतिनिधित्व की सबसे छोटी इकाई के चुनावों के लिए सरकार अपने को अक्षम बता रही है। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश क्या चलाएगी? सपा के मुखिया ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट न करे। इससे पहले अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि किसान आंदोलन बीजेपी सरकार की विफलता का जीवंत स्मारक है। इस बीच सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान घेरा कार्यक्रम आयोजित किया। बता दें कि प्रदेश में प्रधानी खत्म होने के बाद जब तक नए चुनाव नहीं होते तब तक सहायक विकास अधिकारी ही पंचायत गांव के प्रशासक होंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में पंचायत चुनाव को अगले साल मार्च में करवाने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए लगभग 5.5 लाख मतपेटियों का इंतजाम किया जा रहा है और 90,000 नए बैलेट बॉक्स भी तैयार करवाए जा रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव का ऐलान फरवरी में किया जा सकता है। उधर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अगले साल 22 जनवरी तक मतदाताओं की सूची हर हाल में तैयार कर लेने का अल्टीमेटम दिया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।